चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास भारतीय भूगोल पर कुछ काफी विस्तृत नोट्स हैं। हाँ, जिनमें नदियों, झीलों और जलप्रपातों पर खास ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, और बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी। हाँ, वो भी। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो इतनी सारी नदियां हैं, इनकी मुख्य बातें क्या हैं और ये कैसे हमारे देश के भूगोल और जीवन को आकार देती हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो भारत में इतनी सारी नदियां हैं, ये नोट्स इन्हें कैसे, मतलब किस तरह से बांटते हैं? कोई मुख्य तरीका है इन्हें समझने का? हाँ, बिल्कुल। समझने के लिए देखिए, इन्हें मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक तो है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और इनमें आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, कैसे? आरामासी है। क्योंकि उन्हें पानी बर्फ पिघलने से भी मिलता है और बारिश से भी। और ये नदियां भौगोलिक रूप से देखें तो अभी जवान हैं। जवान नदियां मतलब ये अभी भी पहाड़ों को काट रही हैं, गहरी वी आकार की घाटियां बना रही हैं और समंदर में मिलने से पहले बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ओके, और दूसरी ओर है प्रायद्वीपीय नदियां। ये ज्यादातर मौसमी है, मतलब मुख्य रूप से बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं। अच्छा, ये नदियां भूगर्भीय रूप से ज्यादा पुरानी हैं, तो इनकी घाटियां अब उतनी गहरी नहीं बल्कि चौड़ी और उथली हो गई हैं और लंबाई में भी ये अक्सर हिमालयी नदियों से छोटी होती हैं। तो इनमें कौन सी आती हैं, जैसे गोदावरी? हाँ, बिल्कुल। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इसी में आती हैं। ये अंतर तो वाकई काफी अहम है, मतलब एक तरफ साल भर पानी, दूसरी तरफ मौसम पर निर्भरता। निश्चित रूप से। और इसका असर आप देखिए खेती पर, पानी की उपलब्धता पर, सब पर पड़ता है। उत्तर भारत में सिंचाई ज्यादा आसान है। प्रायद्वीप में पानी का मैनेजमेंट, उसका भंडारण, ये सब ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही कहा। नोट्स में एक और बात दिख रही है, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर में। इसमें कोई खास पैटर्न है क्या? हाँ, एक बहुत स्पष्ट पैटर्न है। अगर आप देखें तो भारत की नदियों का लगभग 77% पानी अपना रास्ता बनाते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। 77%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और बाकी का जो करीब 23% है वो अरब सागर में जाता है। अच्छा, तो बंगाल की खाड़ी वाली मुख्य नदियां कौन सी हुई फिर? उसमें तो बड़ी नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और एक स्वर्ण रेखा भी है जो सीधे खड़ी में गिरती है। और अरब सागर की तरफ बहने वाली मुख्य नदियां हैं, एक तो सिंधु जो भारत से होके पाकिस्तान जाती है, फिर नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और दक्षिण में केरल की पेरियार। अच्छा, नर्मदा और ताप्ती का नाम आया। ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं, ये तो पता है, पर नोट्स में ये भी लिखा है कि ये डेल्टा नहीं बनाती। ये थोड़ा अजीब लगता है। नदियां तो अक्सर डेल्टा बनाती है ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नर्मदा और ताप्ती की कहानी थोड़ी अलग है। ये दोनों नदियां एक्चुअली भ्रंश घाटियों से, यानी जमीन में जो गहरी दरारें होती हैं, रिफ्ट वैली, उनसे होकर बहती हैं। ओके। तो जब ये पश्चिम की ओर बहते हुए समुद्र से मिलती हैं, तो ये डेल्टा बनाने की बजाय ज्वार नद मुख बनाती हैं, एस्चुरी जिसे कहते हैं। अच्छा, पर क्यों? इसका एक कारण ये भी है कि ये कठोर चट्टानों वाले इलाके से गुजरती हैं, तो अपने साथ वो बारीक मिट्टी या सिल्ट जो डेल्टा बनाने के लिए जरूरी होता है, वो उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं ला पाती। समझ गया। और ये प्रायद्वीपीय भारत की दो सबसे प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में मिलती हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब कुछ प्रमुख नदी तंत्रों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत सिंधु नदी से करते हैं। इतिहास में भी इसका बहुत जिक्र है। नोट्स के मुताबिक इसका सफर तिब्बत से शुरू होता है। हाँ, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। वहां एक ग्लेशियर है, सिंगी खम्मन या शेरमुख हिमनद कहते हैं उसे। सिंगी खम्मन। हाँ, भारत में ये लद्दाख के पास दमचोक से एंटर करती है, लेह शहर के पास से गुजरती है और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है, जहां से बहते हुए ये कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां, वो पंचनद वाली बात? हाँ, बिल्कुल। इसकी 5 बहुत जानी मानी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन्हें मिलाकर पंचनद कहा जाता है। ये पांचों नदियां अपना पानी पाकिस्तान में एक जगह है, मिठानकोट, उसके पास सिंधु में मिला देती हैं। सिंधु नदी तो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर कोई समझौता या कुछ है? नोट्स में शायद 1960 के एक समझौते का जिक्र है।
हाँ हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है, सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर्स ट्रीटी। ये 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। अच्छा। इसके तहत जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके पानी का अधिकांश हिस्सा, मतलब करीब 80% इस्तेमाल करने का अधिकार पाकिस्तान को मिला। ओके। और जो पूरब की 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, इनके पानी पर लगभग पूरा अधिकार, यानी करीब 80% भारत को मिला। अच्छा, तो ये बंटवारा हुआ। हाँ, और ये समझौता आज भी लागू है और दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का आधार है। समझ गया। चलिए अब आते हैं भारत की शायद सबसे जानी मानी और पवित्र नदी गंगा पर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? क्या ये शुरू से ही गंगा कहलाती है? नहीं नहीं, इसकी शुरुआत थोड़ी अलग है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख नाम की जगह है। हाँ, गोमुख। वहां से ये भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। भागीरथी। हाँ, फिर आगे चलकर देवप्रयाग नाम की जगह पर ये एक और बड़ी नदी अलकनंदा से मिलती है। जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तब इनकी मिली हुई धारा गंगा कहलाती है। अच्छा, तो देवप्रयाग में बनती है गंगा। बिल्कुल। और गंगा की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर्स है। ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी। ओके। हाँ, और 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था। देवप्रयाग का जिक्र आया, नोट्स में पंचप्रयाग की बात भी है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये क्या है? हाँ, ये उत्तराखंड में 5 बहुत पवित्र संगम स्थल हैं। प्रयाग मतलब संगम। ये वो जगह है जहाँ अलकनंदा नदी अपनी अलग अलग सहायक नदियों से मिलती है। अच्छा, अलकनंदा से मिलती है। हाँ, मुख्य नदी अलकनंदा है इन प्रयागों में। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। उसके बाद कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है। ओके। फिर आता है रुद्र प्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मिलाप होता है। ये मंदाकिनी केदारनाथ से आती है। अच्छा, केदारनाथ वाली। हाँ, और आखिर में है देव प्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बन जाती हैं। समझ गया। तो ये पांचों प्रयाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, हिंदू धर्म में इनकी बहुत मान्यता है। तो मतलब देवप्रयाग वो जादुई जगह है जहां असल गंगा का जन्म होता है। हाँ, अच्छा, गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना का इसमें क्या स्थान है और कौन सी मुख्य नदियां हैं? यमुना तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, करीब 1326 किलोमीटर लंबी। सबसे लंबी सहायक नदी। हाँ, ये भी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा के दाहिने किनारे पर आकर उसमें मिल जाती है। इसके अलावा अगर उत्तर से देखें, मतलब हिमालय की तरफ से, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, जिसे अयोध्या के पास सरयू भी कहते हैं, गंडक और कोसी, ये मुख्य सहायक नदियां हैं जो आकर मिलती हैं। कोसी, हाँ, बिहार का शोक कहते हैं इसे। बिल्कुल, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बदलती है और अक्सर भयंकर बाढ़ लाती है। और दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली एक बड़ी सहायक नदी है सोन। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिलती है। अच्छा। फिर आगे चलकर पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम की जगह पर गंगा 2 हिस्सों में बंट जाती है। हाँ, जो मुख्य धारा है वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा हुगली नाम से दक्षिण की ओर बहती है, कोलकाता से होते हुए, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हुगली भी गंगा का ही हिस्सा है? हाँ, एक तरह से उसकी शाखा है। गंगा और सिंधु के बाद उत्तर भारत की एक और विशाल नदी है ब्रह्मपुत्र। नोट्स बताते हैं कि इसका सफर भी तिब्बत से शुरू होता है, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल अलग है और इसके कई नाम भी हैं ना? हाँ, ब्रह्मपुत्र का मिजाज और सफर दोनों ही बहुत अलग हैं। ये भी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग। हाँ, तिब्बत में जहाँ ये एक ठंडे और सूखे पठार पर बहती है, वहाँ इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो मतलब? सांगपो का मतलब होता है पवित्र करने वाली या शोधक। ये हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है लंबे रास्ते तक। फिर अचानक नामचा बरवा पर्वत के पास एक बहुत तीखा मोड़ लेती है
और भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। अच्छा, यू टर्न जैसा। से दिहांग या सियांग कहते हैं। फिर जब ये असम की घाटी में उतरती है और इसमें दिबांग और लोहित जैसी नदियां मिलती हैं, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो असम में ब्रह्मपुत्र बनती है ये। हाँ, असल नाम वहां मिलता है। और असम में ही ये नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। माजुली द्वीप, हाँ ये तो सुना है। फिर ये बांग्लादेश में जाती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है। ध्यान रहे, यमुना नहीं, जमुना। जमुना, ओके। वहां ये गंगा से मिलती है, जो बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। इन दोनों की मिली हुई धारा पद्मा ही कहलाती है, जो आगे चलकर मेघना नदी से मिलती है और आखिर में मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अरे वाह, कितने नाम और कितने मोड़। हाँ, और ये गंगा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन। हाँ, इसकी कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है, जो सिंधु और गंगा से भी ज्यादा है, लेकिन भारत में इसका हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये तो कमाल की बात है। चलिए अब जरा दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का नाम शायद सबसे पहले आता है। इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर। सबसे लंबी, ओके। हाँ, ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और पूरब की ओर बहते हुए आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में अपना बड़ा सा डेल्टा बनाती है। अपने बड़े आकार और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे अक्सर वृद्ध गंगा या कभी-कभी दक्षिण गंगा भी कह दिया जाता है। अच्छा, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, वर्धा। इनमें से कई नदियां खुद भी काफी बड़ी हैं। और गोदावरी के बाद कृष्णा नदी का नंबर आता है ना, और कावेरी और महानदी भी दक्षिण की बड़ी नदियां हैं। बिल्कुल, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, करीब 1400 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और ये भी पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा। तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा भीमा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, जिसके किनारे हैदराबाद बसा है, ये भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और कावेरी, उसे भी कुछ खास कहते हैं। हाँ, कावेरी जो लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, वो कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु से बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी को उसकी पवित्रता और एक तरह से साल भर पानी रहने की वजह से, क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से पानी मिलता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये नाम कभी कभी ओवरलैप करते हैं, लेकिन कावेरी के लिए दक्षिण भारत की गंगा ज्यादा प्रचलित है, शायद उसकी ज्यादा नियमित प्रवाह और पवित्रता की वजह से। इस पर मशहूर शिव समुद्रम झरना भी है। शिव समुद्रम, ओके। और महानदी? महानदी जो करीब 881 किलोमीटर लंबी है, वो छत्तीसगढ़ के सिहावा इलाके के पास से निकलती है और फिर उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर उड़ीसा में बना है। हीराकुंड, हाँ, ये तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। हमने पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती की बात तो की, जो एस्चुरी बनाती हैं। इनके अलावा नोट्स में और भी पश्चिम प्रवाही नदियों का जिक्र है, जैसे साबरमती, माही। हाँ, कई और नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। साबरमती नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है, फिर गुजरात से बहती है और अहमदाबाद और गांधीनगर इसी के किनारे बसे हैं। माही नदी ये मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ों से निकलती है, फिर राजस्थान और गुजरात से बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार? कैसे? हाँ, ये पहले उत्तर की ओर जाती है, कर्क रेखा को काटती है, फिर मुड़कर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और फिर से कर्क रेखा को काटती है गुजरात में। वाह, ये तो यूनिक है ना? एक और बहुत अलग नदी है लूनी। ये राजस्थान में अजमेर के पास अरावली से निकलती है, थार रेगिस्तान में बहती है, लेकिन समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। समुद्र तक नहीं पहुंचती? कहाँ जाती है? ये गुजरात में कच्छ के रण के दलदली इलाके में जाके विलीन हो जाती है, मतलब खो जाती है। इसे अंतर्देशीय जल निकासी का उदाहरण मानते हैं। कमाल है। और दक्षिण में?
केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। ये भी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है और कर्नाटक में शरावती नदी है, जिस पर भारत का बहुत मशहूर जोग या गिरसोप्पा झरना है। अच्छा, ये भी अरब सागर में गिरती है। जोग फॉल्स। हाँ, तो पश्चिम की ओर भी काफी विविधता है। बिल्कुल। कर्क रेखा को 2 बार काटना या रेगिस्तान में खो जाना, हम्म ये नदियां तो अपनी अलग पहचान